हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स सम पीवाईक्यू क्वेश्चंस. सो दिस इज पार्ट 2 of the series. So let's start with question number 5. So this question 5 was asked in 2023 for 6 marks. इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पहले पार्ट ए देखते हैं. द थर्ड एंड फोर्थ लाइन इन द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल CO कार्बन मोनोक्साइड आर सेपरेटेड बाय 8 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर कंसेप्ट क्या यूज होगा कि जो सेपरेशन होता है किसी भी दो एडजेसेंट रोटेशन लेवल के बीच में, दैट इज इक्वल टू 2b. सो सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट रोटेशन लेवल्स, टू एडजेसेंट रोटेशनल लेवल्स इज हाउ मच? 2b. तो आपको जो सेपरेशन गिवन है, दिस इज नथिंग बट 2b. तो आपके पास यहाँ से रोटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा 4. यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स. अब हम बी से क्या निकाल सकते हैं? बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं. सो बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या होती है? बॉन्ड लेंथ बी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, बी इज रोटेशन कांस्टेंट. इसका फॉर्मूला होता है 8 पाई स्क्वायर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू आर स्क्वायर इंटू सी. तो यहां से आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो स्क्वायर रूट एच डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर म्यू बी एंड देन सी. ठीक है. तो आपको रिड्यूस मास चाहिए कार्बन मोनोक्साइड का. सो रिड्यूस मास ऑफ कार्बन मोनोक्साइड विल बी 12 इंटू 16 डिवाइड बाई 12 प्लस 16. और इसको केजीज में कन्वर्ट कर लेंगे. सो एक 1 AMU में कितने केजीज होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg. तो आपके पास ये रिड्यूस मास आएगा अराउंड 5.72 इंटू 10⁻⁻27 kg. सो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34. ये एच की वैल्यू हो गई, डिवाइड बाय 8 इंटू 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रिड्यूस मास. सो 5.72 इंटू 10⁻⁻27 बी. अब ध्यान रखना, जो बी है यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना. सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻². क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स है. मल्टीप्लाई बाय सी, स्पीड ऑफ लाइट. सो 3 इंटू 10⁸. सो आर योर दैट इज योर बॉन्ड लेंथ विल बी, आपकी बॉन्ड लेंथ आएगी 1.10 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर्स. ठीक है. तो दिस विल बी योर आंसर. सो क्वेश्चन सिंपल है, बस गलती के चांसेस कहां पर है? एक तो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी दो एडजेसेंट रोटेशन लेवल्स के बीच का सेपरेशन कितना होता है? 2b होता है. थर्ड और फोर्थ हो सकता है वो क्वेश्चन में दे दे कि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच का उसको डिफरेंस दे दे. ठीक है. हो सकता है फर्स्ट और सेकंड के बीच का दे दे. तो लेकिन आपको जस्ट पता होना चाहिए कि हर दो एडजेसेंट लेवल्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो कितना होता है? 2b. और जो फर्स्ट लाइन, अब देखो यहाँ पर दो ब्रांच होती है, एक पी ब्रांच और एक आर ब्रांच. मैंने डायग्राम में बताया था आपको कि फर्स्ट लाइन ऑफ आर एंड फर्स्ट लाइन ऑफ पी ब्रांच, इनके बीच का सेपरेशन कितना होता है? 4b होता है. तो ये भी ध्यान रखना. तो बॉन्ड लेंथ निकालना सिंपल है, बस यहाँ पर एक गलती हो सकती है कि इसको आप कन्वर्ट ना करें मीटर्स में, तो इसको याद से मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना. ठीक है. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए. और देखो 6 मार्क्स में पूछा है, मतलब एक फॉर्मूला याद रखना है और एक कंसेप्ट पता होना चाहिए. आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन डन हो गया. ठीक है. सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी. ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम डिपिक्टिंग द लेजिंग एक्शन. तो आपको क्या करना है? ये तीनों जो डायग्राम्स है ये ड्रॉ करने हैं. एब्जॉर्प्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए. ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं ट्यूटोरियल 11 के अंदर. लेजिंग एक्शन कैसे होता है? जब आपके पास एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन होता है. ठीक है. सो ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं पार्ट ए में. पार्ट बी के अंदर आपको राइट द इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज इन ऑल द 3 लेवल्स. तो हमें क्या लिखनी है? रेट इक्वेशंस लिखनी है तीनों लेवल्स की, मतलब तीनों प्रोसेसेस की, एब्जॉर्प्शन की, स्पॉन्टेनियस एमिशन की एंड स्टिमुलेटेड एमिशन की. तो ऑलरेडी हम इस चीज को कर चुके हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एब्जॉर्प्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखते हैं. तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एब्जॉर्प्शन की रेट इक्वेशन. यहां पर मैं लिखूंगा स्पॉन्टेनियस एमिशन
स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड देन यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन। तो एब्जॉर्प्शन की रेट इक्वेशन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड देन यहाँ पर लिखूंगा मैं रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो जो आपका एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन n1 लेवल, एनर्जी डेंसिटी के, एंड कांस्टेंट क्या होता है आपके पास यहाँ पे B12। आपका जो स्पॉन्टेनियस रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ एटम्स इन n2, एनर्जी डेंसिटी, एंड आपके पास कांस्टेंट क्या होगा? B21। आपका जो स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट होता है ये सिर्फ डिपेंड करता है, ये n2 पर डिपेंड करता है, ये एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। और इसका जो कांस्टेंट होता है उसको लिखते हैं हम A21। ठीक है, तो हमारे पास तीनों रेट इक्वेशन आ गई है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम के क्या होता है? टोटल अपवर्ड ट्रांजिशन इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड ट्रांजिशन। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। यहां से आपके पास इक्वेशन क्या आएगी? दैट B12 एब्जॉर्प्शन की, N1 एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू B21 N2 एनर्जी डेंसिटी, एंड देन आपके पास आएगा A21 N2। तो यहां से हमें क्या करना था? एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। एनर्जी डेंसिटी रो न्यू विल बी इक्वल टू, आपके पास आएगा A21 N2 डिवाइड बाय B21 N1 माइनस B21 N2। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। यहां से N2 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में से, ताकि आंसर न्यूमरेटर में हम इसको कैंसिल कर सके, और यहां से B21 कॉमन लेंगे। तो आपके पास आएगा A21 डिवाइड बाय B21। तो यहां पर आपके पास बचेगा, सॉरी यहां पर B12 है, ये गलत लिखा, यहां पर आपके पास B12 है। तो अंदर बचेगा आपके पास B12 डिवाइड बाय B21 इंटू N1 बाय N2 -1। ठीक है, सो N1 बाय N2 आप लिखते हो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से, जो कि किसके इक्वल आएगा आपके पास? एक्सपोनेंशियल h न्यू बाय kBt। ठीक है, तो आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी आएगी? A21 डिवाइड बाय B21। अगर आप इस चीज को डिटेल में समझना चाहते हो, हर एक प्रोसेस को, हर एक स्टेप को, तो आप ट्यूटोरियल 11 को विजिट कर सकते हो, वहां पे मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है, सो आपके पास ये कितना आएगा? B12 डिवाइड बाय B21, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ जस्ट आपको जल्दी से, h न्यू बाय kBt -1। तो ये फॉर्मूला आता है आपके पास इस डेरिवेशन से, रेट इक्वेशन से। इसको हम कंपेयर करते हैं विद योर प्लैंक्स फॉर्मूला, जो प्लैंक्स ने हमें फॉर्मूला दिया था। एंड प्लैंक्स का फॉर्मूला क्या था एनर्जी डेंसिटी का? दैट एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यूब डिवाइड बाय c क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल h न्यू बाय kBt -1। दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स। तो वी हैव टू कंपेयर दीज टू इक्वेशन, एंड इन दोनों इक्वेशन को हमें कंपेयर करके क्या मिलता है? दैट A21 बाय B21 इज इक्वल टू दिस 8 पाई h न्यू क्यूब डिवाइड बाय c क्यूब। एक इक्वेशन हमें ये मिलती है, दूसरी हमें मिलती है कि B12 डिवाइड बाय B21 इक्वल टू 1, और यू कैन से दैट दीज टू बोथ आर इक्वल। तो दिस वाज पार्ट बी। स्टेप्स को याद कर लो, इजी है, बस ध्यान क्या रखना है कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन है ये एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, और इसका जो कांस्टेंट होता है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स बोलते हैं इनको, इसका ये डिफरेंट होता है। ठीक है, तो दिस वाज पार्ट 2। पार्ट 3 में आपको प्रूफ करना है दैट द नेसेसरी कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन टू टेक प्लेस इज गिवन बाय T32 T31। ये T32 इससे नहीं घबराना है, जैसे हमने रेट लिखे हैं अपने, ये दीज आर नथिंग बट योर आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स। जैसे देखो, हमने जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स लिए थे वो लिए थे B12 B21 एंड देन A21।
लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसको उसने बस T12 से डिनोट किया है, इसको T21 से, और A21 है उसने मतलब क्वेश्चन में 32 से डिनोट किया है, तो उससे घबराना नहीं है। आपको प्रूफ क्या करना है कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन मीन्स दिस कोफिशिएंट T32, इसकी कंडीशन होती है कि T32 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज ग्रेटर देन T21। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये कंडीशन होती है। तो अगर इसको हम रेट की फॉर्म में लिखें तो ये कोफिशिएंट किस रेट से आता है, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन A21। ये किसका कोफिशिएंट होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन का। सो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज ग्रेटर देन, ये किसका कोफिशिएंट होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन का, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो अगर हम इसकी जगह पे ये भी प्रूफ कर देते हैं कि रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज लार्जर देन द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो इसका मतलब भी क्या होगा कि पॉपुलेशन इन्वर्जन है। ठीक है, सो कैसे इसको प्रूफ करते हैं, सिंपली इन दोनों रेट इक्वेशंस का रेशियो लेना है आपको। ये जो रेट इक्वेशंस लिए हैं यहाँ पे स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड का रेशियो लेना है। सो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन डिवाइड बाय रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन विल बी इक्वल टू, इसकी इक्वेशन है A21 N2 डिवाइड बाय B21 N2 एंड देन एनर्जी डेंसिटी। तो N2 कैंसिल हो जाएगा और इस फ्रैक्शन की वैल्यू A21 डिवाइड बाय B21 आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। सो A21 डिवाइड बाय B21 एंड इनटू एनर्जी डेंसिटी को यहाँ पे ले आओ डिनोमिनेटर में, ये तो 1 है तो ये उधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्सपोनेंशियल h न्यू बाय kBT -1 एट एनी टेम्परेचर अबव रूम टेम्परेचर। हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल वाली इस टर्म की है मींस h न्यू, फॉर h न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू kBT, आपके पास जो ये टर्म है ये काफी लार्ज होगी एज कंपेयर टू 1। सो this complete right hand side will be very large. So you can say that the rate of stimulated emission will be greater than the rate of spontaneous emission and this is population inversion। ठीक है, यही हमने इसको न्यूमेरिकली भी हमने देखा था कि एक वैल्यू आती है 10⁻42 रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, सो दिस वाज पार्ट 3 एंड ये आपके पास कितने मार्क्स में आया था, 9 मार्क्स में आया था। देखो लेजिंग एक्शन सिर्फ 9 मार्क्स में आया था एंड ये पिछला क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया था। 9 + 6 15 मार्क्स, बहुत ही इजी थे। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2024। द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम हैज अ कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s, determine all the terms associated with this configuration using the independent particle model, write the total wave function associated with each of these term। तो हम टर्म्स कैसे लिखेंगे, देखो आपके पास टर्म्स, तो टर्म्स के लिए आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सो 1s 2s, दिस कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन हमारा 1s के अंदर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा 2s के अंदर है। तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन का L लिख लेते हैं। L1 विल बी फॉर s के लिए कितना होगा 0, L2 will also be 0, s1 spin of first electron let's say half and s2 will be the spin of second electron that is also half। ठीक है, सो फर्स्ट आप लिख सकते हो कैपिटल L की वैल्यू। सो कैपिटल L की वैल्यू क्या होगी, मोड L1 - L2 टू मोड L1 + L2। सो 0 - 0 टू 0 + 0, तो आपके पास एक ही L की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, सेकंड आप लिख सकते हो कैपिटल S की वैल्यू, कैपिटल S की वैल्यू क्या होगी, मोड S1 - S2 टू मोड S1 + S2। सो हाफ माइनस हाफ 0, फर्स्ट टर्म आएगी 0 एंड देन हाफ प्लस हाफ तो 1, तो 0 एंड 1। ठीक है, ये दो टर्म आपके पास आएंगी, सॉरी दो वैल्यूज आएंगी L एंड S की। सो विद द हेल्प ऑफ L एंड S वी कैन राइट आवर टू टर्म्स। फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग टू S = 0, आपके पास जो मल्टीप्लिसिटी होगी हम कैसे लिखते हैं टर्म को, 2s + 1 LJ। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास आएगी 2s + 1 कितना होगा, S = 0 के लिए 1 एंड L 0 है तो मीन्स S, सो 1s एंड S = 1 के लिए मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी
3, so 3 and L 0 है तो S, so 1S and 3S are two terms for this configuration, 1S 2S, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सिर्फ आप 3 स्टेप में इसको ब्रेक कर सकते हो, कैपिटल L की वैल्यू लिखनी है, कैपिटल S की वैल्यू लिखनी है, एंड देन आपने सिंपल थर्ड स्टेप में टर्म्स लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पर आप J की वैल्यूज भी लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल वेव फंक्शन निकालना है ऑफ दीज टर्म। सो हमारे पास 2 टर्म है, दोनों टर्म का हम वेव फंक्शन लिखते हैं। तो वी नो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि हमारा जो टोटल वेव फंक्शन होता है साई टोटल, this must be antisymmetric, so total wave function must be antisymmetric according to Pauli exclusion principle। and total wave function को हम किस पार्ट में लिखते हैं, स्पेस पार्ट इनटू स्पिन पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं। सो दोनों टर्म के लिए हम स्पिन एंड स्पेशल पार्ट मतलब स्पेस एंड स्पिन पार्ट लिखेंगे। फर्स्ट लिखते हैं हम s इज टू 0 के लिए, फर्स्ट लिखते हैं s इज टू 0 के लिए। सो s इज टू 0 इसको बोलते हैं हम सिंगलेट स्टेट, ठीक है। सो सिंगलेट स्टेट के लिए हमारा जो स्पेशल पार्ट होता है वेव फंक्शन का या स्पेशल स्पेस पार्ट, दिस स्पेशल पार्ट मस्ट बी सिमेट्रिक, पार्ट मस्ट बी सिमेट्रिक, ठीक है। सो अगर ये पार्ट हमारा सिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट को हमें एंटी सिमेट्रिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे इसका वेव फंक्शन देखो। सो इन दिस केस मींस फॉर टर्म 1s टर्म टोटल वेव फंक्शन साई विल बी इक्वल टू, पहले लिखते हैं स्पेशल पार्ट विल बी 1/√2, सिमेट्रिक लिखना है हमें। सो सिमेट्रिक कैसे लिखेंगे इसको, साई 1 R1 साई 2 R2 प्लस साई 2 R1 सॉरी साई 1 R2 एंड देन साई 2 R1। ये वेव फंक्शन लिखना आना चाहिए, हमने पहले भी लिखा है काफी बार। तो दिस इज स्पेशल पार्ट एंड दिस इज सिमेट्रिक। अब हमें स्पिन पार्ट लिखना है एंड दैट शुड बी एंटी सिमेट्रिक, सो दैट हमारा टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक हो पाए। सिमेट्रिक इंटू एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। एंड कैसे लिखेंगे इसमें, तो इसको लिखेंगे हम अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1। so this is your antisymmetric spin part, so this is the total wave function for 1s term। अब आप दूसरी टर्म के लिए कैसे लिखोगे, फॉर दैट इज कैपिटल S इक्वल टू 1 एंड इसको बोलते हैं हम ट्रिपलेट स्टेट। सो द फॉर ट्रिपलेट स्टेट योर स्पेशल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। सो फॉर 3s टर्म हमारा वेव फंक्शन कितना होगा, 1/√2। इसको जस्ट एंटीसिमेट्रिक बनाना है, एंटीसिमेट्रिक बनाने के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। सो साई 1 R1 साई 2 R2 माइनस साई 1 R2 एंड देन साई 2 R1। तो अगर हमारा ये वाला पार्ट एंटीसिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है। सो 1/√2 अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1। so this is your total wave function for 3s term। so you have to write first of all the terms हमारे पास आई 1s 3s and then using the independent particle model write the total wave function associated with each of these term। so दोनों टर्म के लिए हमारे पास हमने वेव फंक्शन लिख दिया है, फाइन, क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये ए पार्ट था जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया था, सेकंड पार्ट पर आते हैं। सो पार्ट बी है हमारे पास, फाइंड द कोहेरेंस लेंथ ऑफ द येलो लाइट विद वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू, हमारे पास क्या गिवन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है,
येलो लाइट, दैट इज 5890 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद हमारे पास पल्स ड्यूरेशन गिवन है, मींस डेल्टा टी गिवन है। डेल्टा टी होता है हमारे पास 10⁻⁻2 सेकेंड। उसके बाद हमें बैंडविड्थ निकालनी है, कोहेरेंस लेंथ। सो कोहेरेंस लेंथ यहां हमें निकालनी है। सो कोहेरेंस लेंथ, इसको हम एल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एल सी। एंड ये क्या होता है, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो डिस्टेंस इज योर लेंथ हियर। सो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू लेंथ। सो स्पीड कितनी है हमारी लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी। ठीक है, so the coherence length LC will be, speed of light will be 3 into 10⁸ multiply by delta t 10⁻⁻12। तो ये हो जाएगा 3 into 10⁻⁻4। इसको लिख सकते हो आप 0.3 मिलीमीटर। सो 0.3 मिलीमीटर इज योर कोहेरेंस लेंथ। देन बैंडविड्थ कैसे निकालोगे? सो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ will be nothing but the reciprocal of time duration. So frequency bandwidth delta nu will be the reciprocal of your pulse duration. So 1 divided by 10⁻⁻12. So you will have 10⁻12 hertz frequency के अंदर। ठीक है, so this is your bandwidth। सिंपल था, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था एंड 5 मार्क्स में पूछा गया था। नाउ लेट्स कम टू पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 5 का ये भी 5 मार्क्स में था। The fundamental vibration frequency of H2 molecule is given and equilibrium dissociation energy is also given. Find the dissociation energy of H2 molecule if the dissociation energy of H2 plus is 2.65 electron volt and calculate the energy required to remove one electron from the ground state of H2 molecule. So इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट सी के अंदर आपके पास दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां तक आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मींस, देखो यूनिट 2 में एक एक्सप्रेशन था कि जो ग्राउंड स्टेट की जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है, ये निकालना है हमें, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल D0। इसका रिलेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी माइनस हाफ एच न्यू। एंड ये फॉर्मूला कहां से आता है हमारे पास, दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम मोर्से पोटेंशियल कर्व, जो कि हमने यूनिट 2 में देखा था। सो मोर्से पोटेंशियल कर्व यूनिट 2। एक फॉर्मूला हमने अभी देखा था जस्ट, जो यूनिट 3 के हमने ट्यूटोरियल सोल्व किए थे, वहां पे D0 का DE के साथ क्या रिलेशन होता था, E0। यहां पर भी इस एनर्जी को हम जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी। लेकिन यहां पर जो जीरो पॉइंट एनर्जी होती है E0, इसका फॉर्मूला हमारे पास अलग होता है। तो E0 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, 1/2 1 माइनस 2 टाइम्स एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट इनटू इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी। तो डिसोसिएशन एनर्जी के आपके पास दो फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला है यूनिट 3 में। यहां पर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि यहां पर जो जीरो पॉइंट एनर्जी है वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। यहां पर जीरो पॉइंट एनर्जी, अगर हमारे पास एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी गिवन है, वेयर न्यू इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहां पर न्यू ई क्या था, इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट ए में ये यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला। सो डिसोसिएशन एनर्जी D0 विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी, दैट इज 4.743 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस हाफ इंटू एच होता है हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, विच इज 1.32 इंटू 10⁻14। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो एनर्जी आएगी आपके पास, जीरो पॉइंट एनर्जी, ये जूल्स में आएगी। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि आपकी जो इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इसको डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये आपके पास किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को आप सोल्व करोगे,
तो आपके पास आएगा 4.743 माइनस 0.273. So the dissociation energy of H2 molecule is how much? 4.47 electron volt. ये था आपका पार्ट फर्स्ट इस क्वेश्चन का. पार्ट सी का यहां तक, फाइंड द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल. अब आपको if the dissociation energy of H2 plus ion is 2.65 electron volt, calculate the energy required to remove one electron from the ground state of H2 molecule. तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक एनर्जी साइकिल ड्रॉ करनी पड़ती है, उस एनर्जी साइकिल को हम बोलते हैं हेबर साइकिल. तो उसको एक बार समझते हैं. देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास निकालना क्या है, आपको पहले वो देख लें निकालना क्या है. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 मॉलिक्यूल. तो आपके पास एक H2 मॉलिक्यूल है, इससे आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो आपके पास यहां पर क्या बचेगा, H2 प्लस आयन. सो यू हैव टू फाइंड द एनर्जी टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2 मॉलिक्यूल. तो उसके लिए आपको एनर्जी साइकिल लिखनी पड़ेगी. एनर्जी साइकिल में देखो इसके बीच में स्टेप्स कैसे होते हैं. स्टेप 1 होता है यहाँ पे कि आपका जो H2 मॉलिक्यूल होता है वो डिसोशिएट होता है दो हाइड्रोजन एटम्स में. तो यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक H2 मॉलिक्यूल विल बी द D0. एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी energy required to break H2 molecule into 2H atom will be the D0 of H2. अब हम स्टेप 2 पर आते हैं. सो इन दोनों हाइड्रोजन एटम में से एक एटम को हम आयोनाइज करते हैं. सो वी आयोनाइज 1H एटम. सो एक H एटम इनमें से आयोनाइज हो जाएगा, मींस H प्लस हो जाएगा एंड आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा. ठीक है. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड will be the ionization energy of hydrogen atom, single hydrogen atom, जो कि कितनी होती है आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ अब ये हाइड्रोजन H प्लस आयन एक दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर आपको H2 प्लस दे देगा. ठीक है. सो स्टेप 3 विल बी that this H plus ion will combine with another H atom to give you H2 plus ion. So energy will be released in this case. So energy will be released. एंड एनर्जी कितनी रिलीज होगी, जितनी हाइड्रोजन एटम मतलब H2 को डिसोशिएट होने में लगती है. सो डेट विल बी DE ऑफ H2 प्लस, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 प्लस. ठीक है. इतनी ही एनर्जी यहां पर रिलीज होगी. सो अब यहां से आप लिख सकते हो अपनी एनर्जी साइकिल डेट दी इस इक्वेशन की, डेट दी अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड to break H2 molecule into H2 plus 1 electron will be nothing but sum of this energy D0 H2 plus ionization energy minus dissociation energy of H2 plus ion. ठीक है. So it will be D0 of H2 plus ionization energy of hydrogen atom minus equilibrium dissociation energy of H2 plus. So ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर. कितना है ये जो शुरुआत में गिवन है 4.743. सॉरी 4.743 नहीं, वो तो इक्विलिब्रियम है. आपने जो कैलकुलेट किया है, 4.47. तो 4.47 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है 13.6 माइनस इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 प्लस, ये भी आपको गिवन है 2.65. सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी, जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसे आपको कैलकुलेट करना है. दिस विल बी योर आंसर. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5.
विच वॉज आस्क्ड इन 2024। तो हमने इसके तीनों पार्ट डिस्कस किए, पार्ट ए, बी एंड सी। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2025। इसके अंदर दो पार्ट थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ईच ऑफ 5 मार्क्स। सो पार्ट ए देखते हैं यहाँ पे। द वेवलेंथ ऑफ एमिशन लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम 3p3/2 टू 2s1/2। तो आपके पास ट्रांजिशन है 3p1 3/2 से 2s1/2, एंड इसकी हमें वेवलेंथ गिवन है इस ट्रांजिशन की 589 नैनोमीटर। देन आपके पास सेकंड ट्रांजिशन है 3p1/2 से 2s1/2। इस ट्रांजिशन की हमें वेवलेंथ गिवन है 589.6 नैनोमीटर। सो प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक फील्ड विच कॉजेज दिस डिफरेंस इन वेवलेंथ। सो दिस इज द स्पिन ऑर्बिट, या इसको बोलते हैं हम अनोमलस जीमन इफेक्ट, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। एंड इन अनोमलस फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग वी कैन राइट द एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस वहां पर कितना होता है अगर हमें वेवलेंथ की टर्म्स में लिखना है? सो एनर्जी डिफरेंस विल बी डेल्टा E इक्वल टू HC 1/λ minus 1/λ2। This is the energy difference between two wavelengths, these two transitions. And for Zeeman interaction, we know for Zeeman interaction, ये जो splitting होती है मैग्नेटिक फील्ड्स की, इसके अंदर हमारे पास डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर जीमन इंटरेक्शन यू कैन राइट दैट एनर्जी डेल्टा ई विल बी इक्वल टू म्यू बी बोहर मैग्नेट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी। सो वी हैव टू इक्वेट दीज टू एक्सप्रेशन। तो यहां से मेरे पास बी मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल टू एच सी डिवाइड बाय म्यू बी, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एंड देन आपके पास है यहाँ पे लैम्डा 1/λ, तो λ1 λ2 आप एलसीएम ले लो, तो आपके पास आएगा λ2 माइनस λ1। सो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपके पास बी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। H is 6.6 into 10⁻34 स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय म्यू बी। बोहर मैग्नेट्रॉन की जो आपके पास वैल्यू होती है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी एट द एंड ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, या फिर स्टार्टिंग में गिवन होती है। और इन केस अगर वहां पे आपको बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू नहीं गिवन है, तो यू कैन आस्क एग्जामिनर टू गिव द वैल्यूज, ठीक है। सो बोहर मैग्नेट्रॉन आपके पास कितना होगा? 5.7 इंटू 10⁻⁵। देन λ2, अब देखो λ2 माइनस λ1, आपके पास देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, जो ये बोहर मैग्नेट्रॉन की मैंने वैल्यू लिखी है म्यू बी, इसकी यूनिट होती है आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला। सो बोहर मैग्नेट्रॉन कितना होता है? 5.7 इंटू 10⁻⁵, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला। तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप यहां पे लैम्डा की वैल्यू ऐसे रखो नैनोमीटर के अंदर, लैम्डा की वैल्यू अगर आप नैनोमीटर में रखोगे तो आपके पास आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जैसे HC/λ। तो अगर आप लैम्डा को नैनोमीटर में रखते हो ना, तो आपके पास जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो म्यू बी का नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उस केस में यूनिट सेम होंगी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप लैम्डा की वैल्यू मीटर्स में रखोगे तो क्या होगा? HC/, अगर आप लैम्डा मीटर्स में रखोगे तो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी। तो उस एनर्जी को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल ऑफ एनर्जी होती है। तो आप अच्छा होगा, मतलब आपके लिए इजी होगा कैलकुलेशन कि आप नैनोमीटर्स में रखो। तो λ2 आपके पास था 589.6 एंड ये था 589, तो इनका डिफरेंस कितना है? 0.6 डिवाइड बाय λ1 इंटू λ2, सो 589 इंटू 589.6। सो B विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट B इक्वल टू 37 टेस्ला। तो ये स्प्लिटिंग कब होगी हमारे पास? जब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी होगी? 37 टेस्ला।
So now let's come to part B of this question, question number 4. The fundamental band of this molecule, carbon monoxide, जिसके अंदर कार्बन 12 है एंड ऑक्सीजन 16 है, इज सेंटर्ड एट 2143.3. तो आपके पास क्या गिवन है? योर फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन सेंटर्ड. तो सेंटर का मतलब आपको सेंटर में फ्रीक्वेंसी को कौन सी होती है? देखो जो मैंने आपको यहां पर दिखाया था ये डायग्राम में, यहाँ पर v इक्वल टू 0 एक वाइब्रेशनल लेवल है, v इक्वल टू 1 अनदर वाइब्रेशन लेवल है. इन दोनों वाइब्रेशन लेवल्स के बीच में, रोटेशन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है. J0 1 2 3 4 5 6 दीज आर रोटेशनल लेवल्स एंड v रिप्रेजेंट्स योर वाइब्रेशनल लेवल. सो दो डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल के बीच में डिफरेंट ट्रांजिशन लेवल होते हैं, मतलब डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स होते हैं जिनके बीच में ट्रांजिशन होता है बेस्ड अपॉन सिलेक्शन रूल. जो ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इक्वल टू फॉलो करते हैं उनको हम आर ब्रांच में बोलते हैं, एंड जिनका सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इक्वल टू -1 होता है वो पी ब्रांच में आते हैं. यहाँ पे एक सेंटर फ्रीक्वेंसी होती है डेट इज न्यू बार 0. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज centered at this. So you are given frequency of band origin that is 2143.3 centimeter inverse. Assume that the internuclear distance means R value given है आपके पास 0.1131 नैनोमीटर. इसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोलते हैं, इसी को हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, एंड दोनों को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट टू लाइंस ऑफ ईच ऑफ P एंड R ब्रांच इन द रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस मॉलिक्यूल. ठीक है. सो किसी भी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास जो रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है वो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, जिसके अंदर अगर आप यहां पे देखो R ब्रांच के अंदर, सो आपको जो फर्स्ट लाइन होती है वो J इक्वल्स टू 0 से कहां तक जाती है? J1 तक. तो डेल्टा J कितना हुआ यहाँ पे? +1. सेकेंड लाइन आपकी जाती है J इक्वल्स टू 1 से J इक्वल्स टू 2 तक. यहां पर भी डेल्टा J1. सिमिलरली इन लाइंस के लिए भी आपके पास डेल्टा J +1 आएगा. सो इन लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग, इन ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग जो लाइंस आती है उनको हम R ब्रांच बोलते हैं. ठीक है, जो कि 0 से शुरू होती है. देखो जो R ब्रांच है वो 0 से 1 पहली लाइन आई थी, तो R 0 से शुरू होती है. लेकिन अगर आप P ब्रांच में आओगे तो आपको सिलेक्शन रूल को फॉलो करना है कि डेल्टा J शुड बी -1. तो -1 कब आएगा? जब आपका J इक्वल टू 1 से J इक्वल टू 0 पर ट्रांजिशन होगा. सो आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो J इक्वल टू 1 से आती है, ना कि J इक्वल टू 0 से. P ब्रांच की मैं बात कर रहा हूं. ठीक है, सो P ब्रांच के अंदर आपकी जो फर्स्ट लाइन आती है वो J इक्वल टू 1 से J इक्वल टू 0 पर आती है, एंड इसीलिए ये P1 P2 P3 ऐसे शुरू होता है. सेकेंड लाइन होगी आपकी J इक्वल टू 2 से J इक्वल टू 1 तक. ठीक है, ये काफी बार ये डायग्राम अच्छे से समझ लो. इस डायग्राम को काफी बार एग्जाम में ये डायग्राम भी पूछ लेते हैं कि ड्रॉ द रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. सो उसमें आपको पहले तो दो वाइब्रेशनल लेवल ड्रॉ करने हैं, v इक्वल टू 1 v इक्वल टू 0. फिर उसके अंदर आपको काफी सारे रोटेशनल लेवल्स ड्रॉ करने हैं, 3-4 कर देना. सिमिलरली यहां पे कर देना, एंड फिर आपको 3-4 लाइन इधर दिखा देना R ब्रांच के अंदर, एंड 3-4 ट्रांजिशन इधर दिखा देना P ब्रांच के अंदर. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? हमें फर्स्ट टू लाइंस की वेव नंबर निकालना है. वेव नंबर कह लो या फ्रीक्वेंसी निकालो. आपको लेट से इन दो लाइन, मतलब फर्स्ट टू लाइंस कौन सी है R ब्रांच के अंदर? ये दो लाइन है, यहां पर दो लाइन है ये. तो इन दो लाइन की और दो लाइन की हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो आप कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था आपको कि फ्रीक्वेंसी ऑफ R ब्रांच, इस फॉर्मूला को याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ R ब्रांच इज इक्वल टू frequency of band origin means your center frequency plus 2b where b is your rotational constant j double prime plus 1. यहां पर j double prime क्या है? जो मतलब लोअर रोटेशनल लेवल. ठीक है, j double prime.
एंड हायर रोटेशन लेवल को हम जे प्राइम से डिनोट कर रहे हैं। मैं सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जो कि हमने नोट्स में यूज किए हैं ताकि आप कोरिलेट कर पाओ, ठीक है। सिमिलरली आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है पी ब्रांच की, किसी भी ट्रांजिशन के लिए आप यहां पर जस्ट जे डबल प्राइम की वैल्यू रखिए, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उस लाइन की। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी इन पी ब्रांच इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन माइनस यहां पर होता है 2b एंड यहां पर होता है आपके पास जे प्राइम प्लस 1, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलाज को याद रखो। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बी चाहिए। देखो ये तो हमारे पास गिवन है, जे प्राइम और जे डबल प्राइम हम लिख लेंगे ट्रांजिशन के लिए। हमें बी चाहिए, तो सबसे पहले हम बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बी एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर सी। सो एच की वैल्यू आपको पता है, 8 पाई स्क्वायर निकाल लोगे। रिड्यूस मतलब ये क्या है, रिड्यूस मास कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए निकाल लेना, अभी निकाला था जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले। आर बॉन्ड लेंथ है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो अब मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लेना। आपके पास बी की वैल्यू आएगी 1.92, ठीक है। सबसे पहले हम आर ब्रांच के अंदर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट टू लाइन के लिए। फर्स्ट टू लाइन, सो देखो फर्स्ट लाइन है जो हमारी जे डबल प्राइम इक्वल टू 0 से जे प्राइम इक्वल टू 0। तो लेकिन हमें वैल्यू किसकी रखनी है, लोअर रोटेशनल लेवल की। सो फॉर फर्स्ट लाइन frequency in R branch will be simply equal to 2143.3 plus 2 times B, B is 1.92 into, बताओ अब जे डबल प्राइम की वैल्यू क्या होगी। जे डबल प्राइम है आपके पास 0 फर्स्ट लाइन के लिए, तो ये सिंपली आएगा दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके पास आएगी 2147.14 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको मल्टीप्लाई करना और ऐड कर लेना इसमें। अगर मैं सेकंड लाइन की बात करूं, सेकंड लाइन के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी आर ब्रांच के अंदर, 2143.3 प्लस 2 टाइम्स बी 1.92। अब बताओ सेकंड लाइन के लिए जो जे डबल प्राइम की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। सो 1 प्लस 1, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना 1.92 को, और इसमें ऐड करोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2150.98 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, पी ब्रांच के लिए। सो पी ब्रांच के अंदर आपकी जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, अगेन 2143.3 माइनस साइन 2 टाइम्स बी 1.92। अब बताओ फर्स्ट लाइन आपकी शुरू हो रही है जे डबल प्राइम इक्वल टू 1 से जे प्राइम इक्वल टू 0, तो यहां पर जे प्राइम की वैल्यू रखनी है, मींस अपर लेवल की वैल्यू रखनी है, तो 0 आएगा यहां पे, ठीक है। तो इसको जस्ट माइनस करना है, तो आपके पास आएगा 2139.46 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकेंड लाइन के लिए आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है पी ब्रांच की वो कितनी होगी, 2143.3 माइनस 2 टाइम्स 1.92। अब देखो सेकंड लाइन कहां से शुरू हो रही है, जे डबल प्राइम इक्वल टू 2 से जे प्राइम इक्वल्स टू 1 तक, ठीक है। तो आपके पास किसकी वैल्यू रखनी है, जे प्राइम की, मीन्स अपर रोटेशन लेवल की 1 की, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1। तो इस बार 4 इंटू दिस माइनस ये कर देना, तो आपके पास आएगा 2135.62 सेंटीमीटर इनवर्स। सो आई होप गाइज ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, एक बार हाथ से ड्रॉ कर लो। और इन दोनों फॉर्मुलेज में बस ध्यान रखना कि जो आर ब्रांच है उसमें प्लस आएगा और जे डबल प्राइम आएगा, पी ब्रांच के अंदर माइनस साइन आएगा विद जे प्राइम, जहां पर जे प्राइम अपर रोटेशनल लेवल है, जे डबल प्राइम लोअर रोटेशनल लेवल है। फाइन, क्लियर है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 which was asked in 2025.
सो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। आई हैव ट्राइड टू टच ईच एंड एवरी यूनिट, मैंने हर यूनिट से कोशिश करी है कि एक एक क्वेश्चन कराऊं। जैसे यूनिट 3 से था, ये आपका यूनिट 1 से था, यूनिट 2 यूनिट 3 लेजर से, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो के अंदर आपको मिक्स क्वेश्चंस दूं ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तैयारी करते रहिए अपने एग्जाम की अच्छे से।